हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मशहूर पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। असम में पीएम मोदी बोले, मैं शिव भक्त, जहर निगल लेता हूं। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, गरीबों को ठुकराया, हमारे लिए जनता भगवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन था और उन्होंने दरांग और गोलाघाट के नुमालीगढ़ में 18,500 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दोनों जगहों पर जनसभाएं भी की। प्रधानमंत्री ने दरंग में कहा कि जब हमने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया था तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। मुझे कितनी ही गालियां दे दे और मैं शिव भक्त हूँ, सारा जहर निकाल लेता हूँ, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। नुमालीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबों को ठुकराया गया, आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ। हमारा मंत्र नागरिक देवो भव है, हमारे लिए जनता भगवान है। देश के नागरिकों को असुविधा न हो, भाजपा सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डव शैम्पू, हॉर्लिक्स और लाइफबॉय साबुन सस्ते होंगे। जीएसटी कटौती के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए दाम जारी किए, 15% तक की बचत होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे डव शैम्पू, किसान जैम, हॉर्लिक्स, लक्स साबुन और लाइफबॉय साबुन के दाम में कटौती की है। इस कटौती के बाद कंपनी के सामान 15% तक सस्ते हो जाएंगे। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी महीने 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में सरकार ने जीएसटी को सरल बनाने का फैसला किया था और पहले टैक्स स्लैब 5, 12 और 18% के थे, लेकिन अब 12% वाला स्लैब हटा दिया गया है और इसे सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% बचेंगे। कई फूड आइटम्स जैसे UHT मिल्क, पनीर और जैम्स को या तो जीएसटी से छूट मिल गई है या फिर 5% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। इसके अलावा साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि टैक्स कटौती का फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए और इसी के चलते कंपनी ने दाम घटाने का फैसला किया है। जीएसटी 2.0 से राहत, लेकिन 63% लोग महंगाई से परेशान। 7% लोगों को मासिक खर्च उठाने में दिक्कत, खर्च मैनेज करने के लिए बल्क में सामान खरीद रहे। बता दें कि 22 सितंबर से लागू हो रही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की नई दरों से भारत में आम परिवारों के बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। PwC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा के सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे खर्च को संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में 63% ग्राहक बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। वहीं करीब 7% लोगों को अपना रोजाना खर्चा उठाने में परेशानी हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 63% ग्राहक बढ़ती हुई खाने की कीमतों को लेकर चिंतित हैं और इस महंगाई से निपटने के लिए लोग अपनी आदतों में बदलाव कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 44% लोग अब बल्क में सामान खरीद रहे हैं, जबकि इतने ही लोग अपने घर में ही सब्जियां या खाने पीने की चीजें उगा रहे हैं। जनगणना की मॉक ड्रिल अक्टूबर से होगी शुरू, 60 दिन चलेगी। पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद जनगणना 2027 की शुरुआत से पहले पूरे तंत्र की जांच परख के लिए 1 अक्टूबर से मॉक ड्रिल शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि मॉक ड्रिल 60 दिन चलेगी और इस दौरान जनगणना की तमाम गतिविधियां जांची जाएंगी। अनुभवों के आधार पर 6 महीने में खामियां दूर कर 1 अप्रैल 2026 से वास्तविक जनगणना शुरू की जाएगी। मॉक ड्रिल में गणना कर्मी पूरी मशीनरी को टेस्टिंग और उस पर काम का अभ्यास करेंगे। स्मार्ट मैप, हाउस लिस्टिंग के तरीके, डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, घर जाकर लोकेशन ट्रैकिंग, ऐप में हर घर की जियो पिन बनाना और फिर उसके अक्षांश और देशांतर के GPS बनाने की पड़ताल होगी। हाउस लिस्टिंग में सबसे बड़ी जांच डिजिटल लेआउट मैपिंग की होगी। इसके तहत मकानों और सभी प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग होगी। गणना कर्मी घर पहुंचकर ऐप में लोकेशन ऑन करेंगे, उसे मैप पर पिन करेंगे और इस तरह मकान या प्रतिष्ठान की जियो टैगिंग हो जाएगी। हर गांव, कस्बे व शहर के हर मकान, दुकान, धर्मस्थल, होटल और अन्य इमारतें डॉट बनाकर GPS मानचित्र बन जाएंगी।
लंदन में अवैध अप्रवासी मुद्दे पर प्रदर्शन, 1 लाख लोग जुटे, मस्क भी जुड़े, कहा लड़ो या मरो। प्रोटेस्ट के समय पीएम फुटबॉल मैच देख रहे थे। ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती हुई आबादी के खिलाफ यहां लंदन में प्रदर्शन हुआ और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया है, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इसे देश की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। इस प्रदर्शन में टेस्ला मालिक एलन मस्क वीडियो के जरिए शामिल हुए और मीडिया चैनल द इंडिपेंडेंट के मुताबिक उन्होंने टॉमी रॉबिन्स से बात की। मस्क ने कहा कि हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, या तो लड़ो या मरो। मस्क ने ब्रिटेन में संसद भंग करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि सरकार बदलनी होगी। नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे, अंतरिम पीएम बोली। पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। मृतकों का आंकड़ा 72 हुआ। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि जनजातीय आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपए नेपाली रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नेपाल हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या 72 हो गई है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ। कार्की ने कहा कि मैं 6 महीने से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहूंगी और नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दूंगी। 12 सितंबर को पीएम पद संभालने के बाद कार्की को नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। राजनीतिक दलों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, केंद्र को नोटिस भेज 4 हफ्तों में जवाब मांगा। भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। कोर्ट ने राजनीतिक दलों के कामकाज पर कड़े नियम बनाने को लेकर जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर पार्टियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण और मनी लॉन्ड्रिंग पर कोर्ट से एक्शन लेने और नियम बनाने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि हाल ही में एक ऐसा राजनीतिक दल पकड़ा गया जो 20% कमीशन लेकर काला धन सफेद करता है। पार्टियां अपराधियों और तस्करों से पैसे लेकर उन्हें अलग अलग पदों पर नियुक्त करती हैं। कई अलगाववादी भी पार्टी बनाकर चंदा ले रहे हैं। मांझी बोले 20 सीटें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। पार्टी की मान्यता के लिए 8 सीटें जरूरी, 20 पर लड़ेंगे तभी तो उतनी जीत पाएंगे। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतनराम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में 8 सीटें जीतना या फिर हमारा वोट 6% हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बोधगया में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, तर्क और शास्त्रार्थ में हमारा देश पीछे नहीं। इंदौर में कृपा सार पुस्तक का किया विमोचन, कहा दुनिया विश्वास पर चलती है। बता दें कि इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत रविवार को नर्मदा खंड सेवा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। भागवत ने इस अवसर पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की लिखी पुस्तक कृपा सार का विमोचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव ने दीप जलाकर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे बताया गया कि पुस्तक में नर्मदा परिक्रमा के अनुभव का वर्णन है। इसे मैंने मान्य कर लिया है क्योंकि नर्मदा परिक्रमा बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय है। हमारा देश श्रद्धा का देश है, जहाँ कर्मवीर है भी हैं और तर्कवीर भी हैं। असम में 5.8 की तीव्रता का आया भूकंप। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, म्यांमार, भूटान और चीन में भी झटके महसूस किए गए। असम के ढेकिया जुली से 16 किलोमीटर दूर रविवार को शाम 4:41 पर 5.9 की तीव्रता का मध्यम भूकंप आया। भूकंप के झटके बांग्लादेश, नेपाल, भारत, म्यांमार, भूटान और चीन समेत कई देशों में महसूस किए गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पुष्टि की है कि भूकंप का केंद्र असम के ढेकिया जुली के पास था, जिसके कारण गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में इमारतें हिलने लगी। हालांकि किसी के हताहत होने या बड़ी क्षति की कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आसिम मुनीर बंकर में छिपे थे। भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बोले, पाकिस्तान एयर डिफेंस हमारी एक मिसाइल भी नहीं रोक पाया।
भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बंकर में छिप गए थे। जंग खत्म होने के बाद जनता की नजरों से बचने के लिए खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर लिया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में ढिल्लों ने आगे कहा कि भारत ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीकता से हमला किया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस इतना कमजोर था कि हमारी एक भी मिसाइल नहीं रोक सका। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में आतंकवादी ढांचे तबाह किए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान की एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हुआ था। ओडिशा में सोते बच्चों की आंखों में डाला इंस्टेंट ग्लू। सेवाश्रम स्कूल के हॉस्टल में साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने किया प्रैंक, पलकें चिपकी। खबर है कि ओडिशा के कंधमाल जिले के सेवाश्रम स्कूल के हॉस्टल में बच्चों ने प्रैंक करने के लिए चलते 8 बच्चों की आंखों में सोते समय सुपर ग्लू डाल दिया। सुबह उठने पर उनकी पलकें चिपक गई। बच्चे आंखें नहीं खोल पा रहे थे। बता दें कि हॉस्टल प्रशासन ने घटना का पता लगने के बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जिले के सालागुड़ा में सेवाश्रम स्कूल का हॉस्टल है। इसमें कक्षा 3, 4 और 5 के छात्र रहते हैं। हॉस्टल प्रशासन के मुताबिक रात में सोते हुए बच्चों की आंखों में कुछ बच्चों ने ये प्रैंक किया। सुबह जब बच्चे उठे तो उन्हें काफी दर्द हुआ और वे आंखें नहीं खोल पा रहे थे। बता दें कि डॉक्टर ने कहा कि इंस्टेंट ग्लू से कॉर्निया और पलकों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन समय पर इलाज मिलने से दृष्टि हानि को रोका जा सकता है। एक छात्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 7 अभी भी निगरानी में हैं। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की स्टूडेंट की रहस्यमयी तरीके से जान गई। परिवार बोला बॉयफ्रेंड ने जहर दिया। 2022 में यही ट्रेनिंग डॉक्टर का दुष्कर्म मर्डर हुआ था। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की एक स्टूडेंट की शनिवार को मालदा के एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। स्टूडेंट की पहचान 24 वर्षीय आनंदिता सोरेन के रूप में हुई है। छात्रा के परिवार ने उसके बॉयफ्रेंड उज्जवल सोरेन पर हत्या का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि उज्जवल ने आनंदिता को जहर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। आरजीकर कॉलेज पिछले साल तब चर्चा में रहा था जब 9 अगस्त 2024 को एक ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। विमान रनवे पर दौड़ रहा था। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। डिम्पल यादव समेत 151 लोग सवार थे। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को पायलट ने टेक ऑफ से पहले अचानक रोक दिया। फ्लाइट रनवे पर दौड़ चुकी थी। आखिरी वक्त पर पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के इंजन को टेक ऑफ के लिए थ्रस्ट यानी प्रेशर नहीं मिल रहा था। ऐसे में पायलट ने विमान को रोकने का फैसला किया। विमान 6E2111 में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिम्पल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। अचानक विमान रुकने से यात्री सहम गए। हालांकि बाद में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। वहीं इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि तकनीकी कारण से विमान को टेक ऑफ रोकना पड़ा और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि इंडिगो ने फ्लाइट्स को क्यों रोका गया, इसकी स्पष्ट वजह नहीं बताई है। आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी बोले एनिमल लवर्स गाय को जानवर नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था। खबर है कि देश भर में आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी ने एनिमल लवर्स पर चुटकी ली। उन्होंने 12 सितंबर को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ एनिमल लवर्स से मिला और हमारे देश में ऐसे बहुत एनिमल लवर्स हैं और विशेषता है कि वे गाय को एनिमल नहीं मानते। पीएम की बातों पर कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हॉल में बैठे लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। प्रधानमंत्री भी मुस्कुराने लगे और लोगों से उन्होंने पूछा कि क्यों आपको हंसी आ गई। पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली NCR के आवासीय इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश का देश भर में डॉग लवर्स ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध किया था। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और कोर्ट ने फैसले में संशोधन करते हुए आक्रामक या पागल कुत्तों को छोड़कर सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीका लगाने के बाद वापस वहीं छोड़ने का आदेश दिया जहां से उन्हें पकड़ा गया था। देश में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े। पीएम को सिंदूर भेजा। पीड़ित बोले जिनके हाथ खून से सने उन्हीं से मैच।
एशिया कप 2025 में दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच रविवार को खेला गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच है। हालांकि देश भर के क्रिकेट प्रशंसक बटे हुए हैं, वहीं विरोध हो रहा है तो कहीं टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन की जा रही है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम को सिंदूर भेजा। इसके साथ ही बीसीसीआई के लिए चंदा मांगा। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजन ने भी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ बयान दिया है। कईयों ने कहा कि जिनके हाथ खून से सने हैं, हमारा उन्हीं से मैच हो रहा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है। अब बंगाल में भी धूमधाम से मनेगा छठ पूजा महापर्व। ममता बनर्जी ने दिया बिहारियों को तोहफा, 2 दिन सरकारी छुट्टी का किया ऐलान। छठ महापर्व बिहारियों के दिल के करीब है और पूरे साल भले ही बाहर नौकरी कर लें, मगर छठ में घर आना जरूरी है। इस पर्व को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा में 2 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। हिंदी दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में काफी संख्या में बिहार झारखंड के लोग रहते हैं। इस ऐलान के बाद छठ पर्व करने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी पटना मेट्रो। सिग्नल सिस्टम रेडी नहीं, वॉकी टॉकी से करेंगे संचालन। 29 सितंबर को उद्घाटन संभव। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसका उद्घाटन 29 सितंबर को हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम सहमति मिलने के बाद ही तारीख की आधिकारिक घोषणा होगी। निर्माण एजेंसी ने सिग्नल सिस्टम अभी पूरा नहीं किया है, इसलिए शुरुआत में वॉकी टॉकी के जरिए ही ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेड लाइन के प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन की रफ्तार यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी जारी करने की मांग। 19 सितंबर को होगा बड़ा आंदोलन। छात्र नेता बोले, प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर से 19 सितंबर को पटना में महा आंदोलन करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि सरकार ने अब तक भर्ती को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने बताया कि 9 सितंबर को पटना में आयोजित आंदोलन में 25 से 30 हजार की संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। इस दौरान सरकार से चौथे चरण की भर्ती परीक्षा में सीट बढ़ाने और पहले की तरह 1,20,000 पदों की बहाली की मांग की गई है। 9 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। हालात काबू से बाहर होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि आंदोलनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया गया, धक्का मुक्की की गई, जिससे कई छात्रों को चोटें आई। देर रात करीब 9 बजे सभी गिरफ्तार छात्रों को कोतवाली थाने से रिहा किया गया। कोलकाता के बाद पूर्णिया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 2800 मीटर रनवे, 4000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल भवन। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत का और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रनवे 2800 मीटर लंबा है, जिससे बड़े विमानों के टेक ऑफ और लैंड करने में परेशानी नहीं होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट में 4000 स्क्वायर मीटर में बना टर्मिनल भवन सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। एयरपोर्ट और टर्मिनल का डिजाइन हाईटेक तरीके से बना है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आने वाले 40 सालों तक इसकी यूटिलिटी बनी रहे, मतलब कि एयरपोर्ट पर ट्रैफिक लोड बढ़े तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिहार चुनाव जीतने के लिए नड्डा का 5 सूत्रीय मंत्र, एक बूथ 20 कार्यकर्ता का फॉर्मूला दिया। अगले 1 महीने में होंगे 500 कार्यकर्ता सम्मेलन। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में नड्डा ने स्पष्ट कहा कि चुनाव प्रचार के शोर से ज्यादा जरूरी है संगठन की मजबूती और जनता तक पहुंच। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 5 बिंदुओं पर केंद्रित रणनीति अपनाने की हिदायत दी है। आज का सुविचार, विश्वास में इतनी ताकत है कि यह असंभव को संभव बना सकता है, बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।